सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में देखा था। आज हम लोग का टॉपिक क्या है, थोड़ा ना आज हम लोग का टॉपिक हटके, शायद आपको ऐसा भी फीलिंग आ सकता है कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ नहीं रहे। स्टार्टिंग में आपको ये लगेगा कि हम लोग लॉ की किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर शुरुआत होती है, दैट इज अ 15.6। 15.6 क्या बोल रहा है, बायोडायवर्सिटी एक्ट लॉ 2002। तो यहाँ पर शुरुआती लॉ से हो रही है ये बायोडायवर्सिटी एक्ट लॉ। पर्पस क्या था इसको बनाने का, इसको बनाने का पर्पस था टू कंजर्व द बायोडायवर्सिटी, ओके। और सवाल उठता है कि ये एक्ट के अगेंस्ट में किसी को कुछ एक्स्ट्रा अथॉरिटी मिलती है या फिर एक्स्ट्रा राइट्स मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गवर्नमेंट ने है, गवर्नमेंट ने नेशनल बेसिस पे क्या बनाया, एक अथॉरिटी बनाई है। द नेम ऑफ अथॉरिटी इज नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है। और स्टेट लेवल पे क्या बनाया, दैट इज अ स्टेट बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। अभी इन लोग को कुछ राइट्स है, ठीक है। ये लोग को कौन कौन से राइट्स है, ये लोग को राइट्स है आपको अपनी पर्सनल कोर्ट में लेके आपके ऊपर एक्शन लेना, ठीक है। नॉर्मली अगर आपका कोई केस होता है या फिर आप कोई भी क्रिमिनल केस में फंसते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो टू अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, जो भी है, बोरीवली का कोर्ट हो गया, फिर बाद में उधर से भी आपको जस्टिस नहीं मिलता है, यू कैन विजिट द बॉम्बे कोर्ट, दैट इज अ हाई कोर्ट, और फिर लास्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। नाउ द थिंग इज व्हाट, ये सब झमेले में पढ़ने से अच्छा गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि हर एक इंसान सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसा भी एक स्टैटिस्टिक में बोला जाता है कि कुछ लाखों केसेस पेंडिंग है जिसका भी इंक्वायरी और या फिर इन्वेस्टिगेशन या फिर सुनवाई तो हुआ तक नहीं है अभी तक। तो वो सब चीजों में झमेले से पढ़ने से अच्छा गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड कुछ इशू हुआ तो मैं इसके लिए, गवर्नमेंट ने, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि इसके लिए अलग से हम लोग ने क्या कर दिया, कोर्ट बना दिया, और वो कोर्ट बना के अलग अलग अथॉरिटी को दे दिया, दैट इज द नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। इनका काम क्या है, इनका काम है फॉरेनर्स, एनआरआईज और इंडियन सिटीजन को परमिट देना बिफोर एक्सप्लॉइटिंग द लोकल रिसोर्सेज। लोकल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, लोकल रिसोर्सेज इन द सेंस एनिमल, इन द सेंस ट्री। तुम लोग कोई भी जंगल में जाता है और सडनली ट्री कट करना स्टार्ट कर देता है, कोई भी जंगल में जाके या फिर किसी एनिमल का हंटिंग करना स्टार्ट कर देता है, सबसे पहला एक्शन ये लोग लेंगे आपके ऊपर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी। और ये बिना किसी आउटर गवर्नमेंट के या फिर आउटर सोर्स के इतना फाइन लगाने के लिए आपके ऊपर कैपेबल है, कितना, 10 लाख रुपीस तक का फाइन लगाने के कैपेबल है। प्लस द थिंग इज व्हाट, तुमको ये बाहर के कोर्ट में जाने नहीं दोगे, ये लोग क्या करेंगे, अपने कोर्ट के अंदर तुमको फंसा के रखेंगे, गलती तुम्हारी रहेगी, फंसाने इन द सेंस उधर जो भी करना है वो करना है, दैट इज कॉल्ड सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट क्या होता है, हर एक अथॉरिटी के लिए जब अलग अलग कोर्ट डिजाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिविल कोर्ट का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक इशू को लेके मैं इसके ऊपर वो करता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोग कभी लॉयर देखोगे ना, तो लॉयर अपने सामने ये सब लिखता है कि मैं इसका स्पेशलिस्ट हूँ, तलाक करवाने का स्पेशलिस्ट हूँ, ये करने का स्पेशलिस्ट हूँ, वो सब लिखता है, ठीक है। कोई लॉयर लिखता है कि मैं प्रॉपर्टी के मामले का स्पेशलिस्ट हूँ, ये लिखता है, मुझे उसका कॉन्स्टिट्यूशन का सब जो भी है ना वो पता है। सिमिलरली ये लोग जो है ना, ये लोग अपना खुद का सिविल कोर्ट, दैट इज पर्सनल सिविल कोर्ट रन करते हैं, जहां पर ये लोग जो है ना, अगर कोई भी फॉरेनर हो गया, इंडियन सिटीजन हो गया या फिर एनआरआईज हो गया, वो बिना इन लोगों की परमिशन के अगर लोकल रिसोर्सेज को खराब करने का कोशिश कर रहा है, कट करने का कोशिश कर रहा है, तो इनके पास ऑप्शन है, या तो इनको जेल में डालो या तो इनको अच्छा खासा फाइन लगाओ, ठीक है, अप टू द 10 लाख रुपीस। तो इतना इनको अथॉरिटी जो है ना इन्होंने दिया है, ठीक है। और इन लोग को ये बनाने का जरूरत क्यों पड़ा, बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1990 a lot of people were exploiting the local resources, ठीक है। बहुत सारी कहानी आपके भी कान में पड़ी रहेगी, चलेगा। नाउ कम टू द, यू कैन से, तो ये आपका जो है ना, यू कैन राइट इन योर ओन वे, आपको पूरा लिबर्टी है ना, अपने शब्दों में लिखो, की पॉइंट्स को याद में रखते हुए, ठीक है। यहाँ पर कुछ देखा नहीं जाएगा कि भाई यहाँ पर आपका इंग्लिश ग्रामर कितना खराब है, कितना वीक है, नथिंग एल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, यस, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर ये देखने से समझ में आ जा रहा है कि ये बहुत इजी टॉपिक होने वाला है, बिकॉज आपने स्कूल लेवल पे ये सब चीजों के बारे में स्टडी किया है। अभी ये 8वीं के बच्चे लोगों को, एसएससी वालों को पढ़ा के आ रहा हूँ आज ही, ठीक है। नाउ द थिंग इज व्हाट, यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन क्या है उसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन,
नॉइज पोल्यूशन इज देयर, सॉइल पोल्यूशन, रेडियोएक्टिव पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन. ठीक है, आई थिंक आपको 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 4 में भी ये था. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ समवन आस्किंग यू हाउ टू डिफाइन अ पोल्यूटेंट, सो पोल्यूटेंट को डिफाइन करने का ये है तरीका. क्या? पोल्यूटेंट इज एनी काइंड ऑफ एनर्जी, एनी काइंड ऑफ मटेरियल, whenever it enters the ecosystem it can damage the living life. जब भी कोई वो इकोसिस्टम में एंट्री करता है तो उसकी वजह से लिविंग लाइफ को डैमेज होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोल्यूटेंट. नाउ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इसमें हम लोग फटाफट जाएंगे, एकदम डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब चीजें बहुत आसान है पढ़ने के लिए. ठीक है, सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज व्हाट? एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के जो जो कीवर्ड्स बोलते जा रहा हूं ना, सिर्फ उसको मार्क करते जाइएगा आप लोग. सो द फर्स्ट वन इज व्हाट? यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एयर पोल्यूशन के इफेक्ट क्या होता है, इसको मार्क कर लीजिए. अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज. ओके, देन ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट द ऑर्गेनिज्म मे डाई. ठीक है, सो डेथ ऑफ द प्लांट यहाँ पर एक और चीज है, तो ये इसके इफेक्ट्स में आता है. यू कैन ऐड मोर इफेक्ट, अपने हिसाब से इफेक्ट दे सकते हो. फॉर एग्जांपल डिजीजेस के नाम लिख सकते हो, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, बहुत सारी जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसके नाम लिख सकते हो. Okay, so those are called it as the respiratory diseases. Plus the thing is what? Whenever the air pollution at extent, जब भी वो extreme हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो है ना आपका crop, agriculture ये सब पे भी affect होता है. So दो reasons तो यहाँ पर भी लिखे हैं. Okay, that is called, you can say effect. Now the types of air pollution. तो टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं. दो टाइप के होते हैं, पार्टिकुलेट एंड गैसियस. पार्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड पार्टिकुलेट. एंड गैसियस का मतलब होता है गैसेस. नाम से पता चल जा रहा है. तो कंसीडर कर लो कि अगर कोई पर्टिकुलेट मैटर का साइज 1 माइक्रोमीटर के आसपास है, तो ये पर्टिकुलेट मैटर जो है ना आपके लिए खतरनाक है. फॉर एग्जाम्पल माइक्रोमीटर 10 माइक्रोमीटर के आसपास है, सो बिकॉज ऑफ द हैवी वेट दे कैन सेटल डाउन. वो जो है ना ये पर्टिकुलर मैटर जमीन पे बैठ जाएंगे. ठीक है, ठीक है, ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. बट द थिंग इज व्हाट? ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ एयर, द पर्टिकुलेट मैटर हैविंग द वेट दैट इज हैविंग द साइज दैट इज 1 माइक्रोमीटर मे सस्पेंड इन द एयर. और अगर ये एयर में ऐसे सस्पेंडेड रहेंगे तो ये सस्पेंडेड होकर डायरेक्टली आपके लंग्स में एंटर करेंगे. और ऐसे कई पर्टिकुलेट मैटर जिनका साइज 1 माइक्रोमीटर के आसपास है, अगर ये आपके बॉडी में एंटर करता है, इट कैन सीवियरली डैमेज योर लंग्स. ठीक है, इसके ऊपर से इंग्लिश का सबसे बड़ा एक वर्ड बनाया है. ठीक है, वोल्केनो से निकलने वाले सिलिका से होने वाली बीमारी. ठीक है, न्यूमो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपो वोल्केनो सिलिकोनियोसिस, एक ऐसा शब्द है, इंग्लिश का सबसे बड़ा अल्फाबेट सॉरी लेटर है. ठीक है, जो कि जिसमें अराउंड 50 की 60 लेटर्स है, एक वर्ड बनता है उससे. तो वहां पर उसका भी मीनिंग क्या है कि जो भी वोल्केनो इरप्शन होता है, वोल्केनो इरप्शन से निकलने वाली सिलिका जिसका साइज 1 माइक्रोमीटर से कम होता है, वो आपके लंग्स में जाती है, तो उससे आपको निमोनिया होता है. दैट इज कॉल्ड न्यूमो अल्ट्रा माइक्रो वोल्केनो सिलिकोनियोसिस. ये पूरा का पूरा एक वर्ड है. ठीक है, फाइन. तो ऐसा गवर्नमेंट बोलती है कि पर्टिकुलेट मैटर का साइज अगर 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है तो आपके लिए खतरनाक होता है. उसके पीछे का रीजन क्या? बिकॉज ऑफ द वेरी लेस साइज दे मे सस्पेंड इन द एयर, एंड व्हेनेवर दे मे सस्पेंड इन द एयर इट कैन सीवियरली डैमेज योर लंग्स. सीधी सी बात है. ओके, सो चलो गैसियस, ये पर्टिकुलेट की बात होगी. तो पर्टिकुलेट से क्या क्या आपको इश्यूज क्रिएट हो सकता है, यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में मेंशन है. द थिंग इज व्हाट? irritation, inflammation and the damage to the lungs. Whenever a lot of particle having size which is less than, you can say 2.5 micrometer enters your lung continuously, it can easily damage your lungs. And whenever your lung is getting damaged, तो सीधी सी बात है, breathing difficulty होगी, respiratory disorder होगा और पहले से ही डेथ हो जाएगी, मतलब before time डेथ हो जाएगी. The people who are work under the matchbox industry, जो भी है मैच बॉक्स इंडस्ट्री के अंडर में काम करते हैं, पैसा अच्छा खासा मिलता है. दे गॉट मोर देन 56,000 सैलरी पर मंथ. बट द थिंग इज व्हाट? दे शुड नो कि एक ना एक दिन उनको टाइम से पहले मरना है, क्योंकि जो भी मैच बॉक्स फैक्ट्री में काम कर रहे रहते हैं ना, वहाँ पर सल्फर्स के बहुत सारे पार्टिकल लाइफ टाइम उनके अंदर जाते रहते हैं. सिमिलरली जो लोग आटा पीसने का काम करते हैं, वो लोग को भी यही प्रॉब्लम सफर करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ, यू कैन से, द पार्टिकल एंटर्स द लंग्स एंड दैट कॉजेज द before time death, that is called premature death. Okay, इसके अलावा और कौन कौन से पार्टिकुलेट है?
that is a smoke, smog, pesticide, heavy metal and radioactive elements. ये सब क्या है? particulates. Now we'll be talking about the gases. ठीक है? तो गैस के थ्रू भी पोल्यूशन होता है. यहाँ पर कुछ गैस के एग्जांपल है, दैट इज अ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये कुछ गैसेस हैं. ये गैसेस की वजह से क्या हो रहा है? दैट इज अ एयर पोल्यूशन. फ्यू गैसेस कॉजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा था ना हम लोग ने. क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? These gases causes the trapping of air, which is trapping of heat, which is coming from the sun. So whenever the heat is getting trapped in the atmosphere of the, you can say, Earth. So because of that, the average temperature of Earth has been increases. That is called greenhouse effect. और जैसे एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है, जितने भी ग्लेशियर है वो मेल्ट होते हैं. और जब ग्लेशियर मेल्ट होगा तो डेफिनेटली जो ग्लेशियर में के जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होगा. तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. ओके, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इसके साइड इफेक्ट. सो फर्स्ट द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है? वेयर डज इट कम? तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट? फॉसिल फ्यूल. Fossil fuel in the sense what? We are talking about the petrol, we are talking about the diesel, we are talking about other hydrocarbons. So whenever you burn any hydrocarbon in presence of air, there is production of CO2. Okay? Next thing is what? Other thing, some amount of carbon dioxide is utilized by the process of photosynthesis. That is correct. But rather than this, few amount remain as it is in the atmosphere. So वो amount अगर ऐसा का ऐसा रहा तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है. प्रॉब्लम्स में आगे क्या है? प्रॉब्लम्स में ये है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा. ओके, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक ये है. तुम लोग को आई थिंक चैप्टर नंबर रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम किसी ने पढ़ाया रहेगा. तो उसमें पहले आपने हार्ट का पंपिंग एक्शन देखा रहेगा और उससे पहले आपने देखा रहेगा कि ये ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में रिलेशन. वहां पर एक सेंटेंस में लिखा था कि अगर हीमोग्लोबिन को दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हीमोग्लोबिन इसको सिलेक्ट करेगा, ऑक्सीजन को नहीं. व्हाई? बिकॉज हीमोग्लोबिन हैज मोर देन 200 टाइम एफिनिटी टुवर्ड्स द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दैट्स व्हाई इट इज टू डेंजरस. तो कभी भी कोई ऐसी जगह है जहां पर आग लगी है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बल्क अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, उधर ऑक्सीजन होगी. जहां पर आग लगी है वहां पर ऑक्सीजन होगी, बट आपकी बॉडी सिर्फ किसको एक्सेप्ट करेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड. और इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड द पर्सन कैन इजीली, यू कैन से, डाई विद इन 10 मिनट्स. आराम से 10 मिनट में मर जाएगा. कभी भी आग लगती है तो जलने की वजह से कम मरते हैं, दम घुटने की वजह से ज्यादा मरते हैं बिकॉज ऑफ दिस गैसेस. ओके, दैट इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड. So ये भी जो है बहुत सारे इसके सोर्सेस है. द मेन सोर्सेस इज मेंशन्ड इन द सेकंड लाइन, दैट इज कॉल्ड केमिकल इंडस्ट्री. मैक्सिमम टाइम केमिकल इंडस्ट्री इसके पीछे रिस्पांसिबल होने का. एंड क्यों? क्योंकि ये जब केमिकल इंडस्ट्री से ये जब दो गैसेस निकलती है ना, तो ये गैसेस क्या करती है? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एक एसिड बनाती है जिसको हम लोग नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं, HNO3. नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इजीली डैमेज योर स्किन. नाइट्रिक एसिड बनता किससे? इससे बनता है. ये लोग कहाँ से है? ये लोग आए केमिकल इंडस्ट्री से. समझ में आया? तो अब नाइट्रिक एसिड बन गया. सवाल उठता है कि ये कर क्या लेंगे हमारा? सो दे कैन डैमेज योर आईज, दे कैन डैमेज योर लंग्स. समटाइम्स दे कैन गिव, यू कैन से, मोर इंजरी टू योर लंग्स एज वेल एज लिवर. ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है. सो व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स टू प्रिवेंट द एयर पोल्यूशन? चलो मैंने तो ये बता दिया कि इफेक्ट क्या होता है. इफेक्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा, अस्थमा हो जाएगा और 10 तरीके की बीमारी हो जाएगी. मैंने सोर्सेस भी बता दिए कि फॉसिल फ्यूल से निकल रहा है, केमिकल इंडस्ट्री से निकल रहा है. बट हम इसे रोके कैसे? तो स्कूल लेवल पे आपने बहुत सारी चीजें देखी थी, दैट वाज टोटली यूजलेस, क्योंकि वहां पर कोई चीजें बताई नहीं थी. सिर्फ बोला था कि फॉसिल फ्यूल को बर्न कम करो, बट उसको बर्न किए बिना काम कैसे चलेगा? केमिकल इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी. तो अल्टरनेटिव, एक्चुअल अल्टरनेटिव आज आप पढ़ने वाले हो. द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. बिफोर दैट, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? आपने सुना रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, जब भी कैटायन और एनायन आमने सामने आते हैं तो वो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एंड जब भी कैटायन एक साथ आ गए तो रिपल्शन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन. ये फिजिक्स का लॉ है. यहाँ पर हम लोग अट्रैक्शन के रूल के ऊपर काम करते हैं. क्या काम करते हैं? यहाँ पर आपको एक
डिवाइस दिख रहा है, इस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले हम लोग जो है ना, ये प्रेसिपिटेटर के अंदर जो भी बोल सकते हो कि गैस पास हो रही है या फिर कंसीडर कर लो कि और कोई चीजें पास हो रही है, डस्ट पार्टिकल, उनको इनके अंदर से डालेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है ना उस गैस पार्टिकल को हम लोग चार्ज देंगे। चार्ज देंगे इन द सेंस व्हाट, जो भी स्मोक डस्ट पार्टिकल जो भी यहाँ पर एंट्री कर रहा है उसके अंदर हम उसके ऊपर हम चार्ज क्रिएट करेंगे। चार्ज कैसे क्रिएट करेंगे? आयोनाइजेशन करके, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन ऑफ एयर। तो जैसे ही वो डस्ट पार्टिकल एंट्री किया, इट गेट आयोनाइज हो गया, तो उसके ऊपर चार्जेस आ गए, और चार्जेस आ गए तो फिर क्या होगा, जो नेगेटिव पार्टिकल्स है ना वो क्या होंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। जो भी स्मोक हो गया, जो भी डस्ट पार्टिकल हो गया, सबसे पहले उनके ऊपर चार्जेस क्रिएट कर दो। ठीक है, चार्जेस कैसे क्रिएट करेंगे? आयोनाइजेशन करके। ओके, जैसे चार्जेस क्रिएट हुआ तो अगर पॉजिटिव डस्ट पार्टिकल रहेगा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव डस्ट पार्टिकल रहेगा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और उधर ही जाके स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा ना केमिस्ट्री में, ठीक है? तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि कैटायन जो है कैथोड की तरफ जाता है और एनायन एनोड की तरफ जाता है, पता नहीं, मुझे याद नहीं। ओके, सिमिलरली यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप आर्टिफिशियली एक चेंबर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है उनको चार्जेस प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। एंड आफ्टर द प्रोविजन ऑफ द यू कैन से प्रोवाइडेशन ऑफ चार्जेस, व्हाट हैपन, द चार्ज स्मोक और चार्ज डस्ट टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल, और उधर जाके वो लोग सेटल हो जाएंगे और उनको सेपरेट करना आसान हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, we are using the electrolytic chamber to clean all the dust by creating charge on them. That is called what? Electrostatic precipitator. ठीक है? Fine. Now exhaust scrubber. तो ये exhaust gas scrubber का काम क्या होता है? ये जो है ना ऊपर वाले से 2 कदम और आगे निकल गया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किसके लिए यूज होता था? सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर के लिए। लेकिन ये जो है द एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर, ये पार्टिकुलेट मैटर तो क्लीन करेगा ही, कुछ गैसेस को भी, हार्मफुल गैसेस को भी क्लीन कर देगा, जैसे कि SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। कोई ऐसी केमिकल इंडस्ट्री, कंसीडर कर लो कि मैंने कोई केमिकल इंडस्ट्री ओपन की और वहां पर ऐसे बाय प्रोडक्ट क्या हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे SO2 रिलीज हो रहा है। गवर्नमेंट आके मेरे इधर रेड मारेगी कि भाई तू ये SO2 जो रिलीज कर रहा है, या तो मुझे उसका फंडिंग दे ताकि मैं उस SO2 का इंतजाम करूं, या तो तू SO2 रिलीज ही मत कर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जहां से भी SO2 रिलीज हो रहा है हम यहाँ पर वो स्क्रबर लगाएंगे। ये स्क्रबर क्या करेगा, ये स्क्रबर जो है ना, ये जो है बेसिकली बोल सकते हो कि सेमी सॉलिड स्टेट में होता है, और जितनी भी SO2 गैसेस पास होती है ना, ये स्क्रबर में फंस जाती है, समझ में आया? एंड स्क्रबर इसको एब्सॉर्ब कर लेता है और फिर उसके आर पार पहुंच जाती है, जो कि नॉन पॉइजनस गैसेस है वो उसके आर पार चली जाती है, प्लस पार्टिकुलेट मैटर भी इसके अंदर क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। ओके, so this is a way of the scrubber। यहाँ पर डायग्राम दिया है, डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो SO2 है, यहाँ पर बॉयलर है, बॉयलर ने प्रोड्यूस किया SO2, SO2 फिर कहाँ पर गया, स्क्रबर में गया, लेकिन क्या SO2 बाहर आ रहा है? नहीं, इंस्टेड ऑफ SO2 क्या बाहर आ रहा है, दैट इज CaO एंड H2O, बट सल्फर बाहर नहीं आ रहा। तो सल्फर कहाँ पर है, सल्फर यहीं पर फंस गया। अंडरस्टूड? तो ये चीज आपको याद है। फाइन, द नेक्स्ट इज व्हाट, यहाँ पर और दिया है कैटालिटिक कन्वर्टर, जो आजकल की बाइक और ये सब में लगाया जा रहा है, कैटालिटिक कन्वर्टर। ये कैटालिटिक कन्वर्टर होता क्या है, ये जो है ना बेसिकली यहाँ पर जितनी भी हार्मफुल गैसेस है ना उनको अपने अंदर ट्रैप करके रखता है। ठीक है, इसका एक कन्वर्टर का काम देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पॉइजनस गैसेस हैं या फिर बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो लोग एंटर हो रहे हैं, और एंटर होने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोग यहाँ पर ट्रैप हो जा रहे हैं। ओके, एंड आफ्टर द ट्रैपिंग क्या हो रहा है, जो नॉन हार्मफुल गैसेस है ना वो बाहर निकल रही है। हार्मफुल है बट कम हार्मफुल है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि मेन काम इधर कहाँ पर हो रहा है, सेकेंड स्टेप में मेन काम हो रहा है। क्या हो रहा है वहां पर देखो, सेकेंड स्टेप में क्या लिखा है, द एग्जॉस्ट गैस एंटर द ऑक्सीडेशन ब्लॉक of the catalyst whereas hydrocarbon newly formed oxygen react to form carbon dioxide। एंटर कौन किया था, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकला कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमने एक ज्यादा हार्मफुल गैस जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसको कम हार्मफुल गैस जिसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया।
कन्वर्ट कहां पर किया? इस कैटालिटिक ब्लॉक चेंबर में। किससे किया? ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दिया। सो नुकसान तो इससे भी है, बट कंपैरेटिवली दैट इज वेरी लेस हार्मफुल, ओके, बिकॉज CO इज टू पॉइजनस, बहुत ज्यादा पॉइजनस है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। सो फॉर दैट पर्पस जितने भी ऑटोमोबाइल्स है उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर डाला जाता है या फिर अप्लाई किया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड एंटर करेगा तो वो कम हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज अ CO2, ओके। सो ये चीज आपको याद रखना है। सो द मेन प्रोसेस व्हिच इज गोइंग ऑन, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि भाई चल बता मुझे कैटालिटिक कन्वर्टर काम कैसे करता है, तो सिर्फ आपको क्या लिखना है, सेकंड पॉइंट जो है ना वो बहुत केयरफुली लिखना है। फर्स्ट पॉइंट में या फिर थर्ड पॉइंट में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गया दैट्स फाइन, बट सेकंड पॉइंट इज टू इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज़ इन द सेकंड पॉइंट दे हैव मेंशन्ड द हाइड्रोकार्बन्स दैट इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट इज मोर हार्मफुल एंड दैट इज लेस हार्मफुल। समझ में आया? ओके फाइन। तो ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स है और कुछ गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत लॉस अप्लाई करती रहती है, बट सुनते कौन है, ओके। जैसे कि यहाँ पर कंट्रोलिंग द वेहिकुलर एयर पोल्यूशन, दिल्ली में क्या क्या होता है, तो दिल्ली में अभी तक क्या हो गया, दिल्ली जो है फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली पॉपुलर है। पॉपुलर मतलब बहुत अच्छी चीजों के लिए नहीं है, बुरी चीजों के लिए। अभी रिसेंटली छठ पूजा में कुछ औरतें गई नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए, हर हर महादेव बोल के डुबकी मारी, अगले दिन हॉस्पिटल में मिली। क्यों? क्योंकि नर्मदा का BOD इतना खराब हो चुका है, उसमें से क्या निकलता है, फोम निकलता है, ठीक है। सिमिलरली एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का बहुत खराब है। इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिया मस्त में, 600 पहुंच गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या होता है, पंजाब हरियाणा के साइड के जो किसान है पराली जलाते, पराली मींस आफ्टर द एग्रीकल्चर व्हाटएवर द वेस्ट इज पेंडिंग ना, दे रिमूव, ठीक है। रिमूव करना है तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, सीधा जला डालो, दे बर्न इट, जलाते हैं। हवा जो है आती है लाहौर साइड से, लाहौर साइड से हवा आती है, फिर हरियाणा साइड से होके फिर दिल्ली की तरफ जाती है, दिल्ली और नोएडा ये सब हिस्सों में जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पोल्यूशन ज्यादा होता है, ठीक है। ये रीजन है। तो दिल्ली गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, क्वेश्चन अराइज होता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट थोड़े बहुत काम कर रही है, जो कि ज्यादा इफेक्टिव है या नहीं भी है वो आपका पॉलिटिकल वो चीज हो सकता है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये किया 2002 में, इन्होंने क्या किया, सारी की सारी बसेस को जो है ना CNG वाली बसेस में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये हार्मफुल नहीं होती है, ठीक है। पहला काम ये किया। दूसरा काम क्या किया है कि इन्होंने बहुत सारे रूल्स क्रिएट किए, जैसे कि बेस्ट रूल था दैट इज कॉल्ड ऑड एंड इवन रूल। ऑड इवन रूल का मतलब कंसीडर कर लो कि तुम्हारी बाइक के लास्ट वाला डिजिट इवन नंबर में तो तुम बाइक चला सकते हो, बट अगर आपकी बाइक का लास्ट वाला डिजिट ऑड नंबर में तो उस दिन आप बाइक नहीं चला सकते, आप अगले दिन बाइक चलो। सो दैट इज कॉल्ड ऑड एंड इवन रूल। मतलब लास्ट डिजिट वाले अगर इवन है तो पहले दिन वो चलाएंगे, फिर ऑड वाले दूसरे दिन चलाएंगे, दैट इज कॉल्ड ऑड एंड इवन, ओके, व्हिच इज सेट बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, ओके। प्लस कुछ स्टैंडर्ड्स भी क्रिएट किए हैं, उस स्टैंडर्ड को ऐसे जाना जाता है, इस ये टोटली मीनिंगलेस है, आपको जस्ट जो है ना इसको देखना है। देखो कि 4 व्हीलर के लिए इन लोग ने भारत 2 स्टेज अप्लाई किया। अभी स्टेज के अंदर बहुत सारा पेपर वर्क है, पेपर वर्क इन द सेंस अलग अलग रूल है, अलग अलग नॉर्म्स है। आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ ऊपर ऊपर बोल के रख दिया है कि जो 4 व्हीलर से उनके लिए भारत 2 का नॉर्म्स अप्लाई होगा और ये सब जगह मेट्रो सिटीज में होगा, बट अंदर कौन सा रूल कानून क्या है वो सब किसी को नहीं मालूम, ठीक है। तो जस्ट ये टेबल रीड कर लेना, दैट्स इट, उसके ऊपर अंदर एकदम डेप्थ में नहीं जाना, फाइन। इधर भी वही बात हो रही है। यस, डायरेक्टली कम टू द नॉइस पोल्यूशन। एक बार एयर पोल्यूशन देख लीजिए, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। Okay class, noise pollution, the topic is a noise pollution. Basically 1987 में एक लॉ आया जिसमें कंसिडर किया गया नॉइस को एज ए पॉल्यूटेंट।
सो पॉल्यूटेंट का मैंने डेफिनेशन क्या बोला था? पॉल्यूटेंट कैन बी एनीथिंग व्हिच डैमेज और व्हिच कैन अल्टर द हेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर नॉइस को भी कंसीडर किया गया कि इसकी वजह से जो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है। सो नॉर्मली यहाँ पर क्या क्या उसके बारे में लिखा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला है? 150 डेसिबल द साउंड इज कंसिडर एज अ यू कैन से हैवी ट्रैक साउंड। जहां पर क्या हो रहा है उसके ऊपर अगर जाता है तो आपको कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट साइड इफेक्ट्स इज मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, द परमानेंट डैमेज टू योर ईयर ड्रम और यू कैन से परमानेंट हियरिंग लॉस, ओके। दूसरे साइड इफेक्ट्स क्या है? यहाँ पर लिखा है स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आती है, देन इंक्रीज हार्ट बीट, देन ब्रीदिंग पैटर्न में भी चेंजेस आते हैं, एंड द लास्ट वन इज व्हाट? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इंक्रीज होता है। तो जब भी नॉइज पोल्यूशन के ऊपर से क्वेश्चन आते हैं ना, अगर आपको उसके इफेक्ट्स के बारे में लिखना है, आप इफेक्ट्स में ये सब चीजें मेंशन कर सकते हो। क्या क्या फर्स्ट इफेक्ट है? दैट इज अ डैमेज टू योर ईयर ड्रम। सेकंड इफेक्ट क्या है? दैट इज अ स्लीपलेसनेस। थर्ड इफेक्ट हार्ट बीट इंक्रीज होना। फोर्थ इफेक्ट ब्रीदिंग पैटर्न में चेंजेस आना नेगेटिवली, एंड द लास्ट वन इज अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ओके। ये सब चीजें जो है ना इजीली अंडरस्टैंड। और ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे हैवी नॉइस एरिया में रहते हैं ना, उनका जो बिहेवियर पैटर्न है ना ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है या तो ज्यादा नर्वस हो जाता है। दे आर अनेबल टू डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये सब चीजें जो है ना नॉइस की इंपैक्ट करती है किसी भी बच्चे की साइकोलॉजी को, ओके। तो सवाल उठता है कि नॉइस पोल्यूशन के सोर्सेस क्या है? ये सब सोर्सेस है। इंडस्ट्रीज हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, कोई फैमिली फंक्शन हो गया, फेस्टिवल हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट हो गया, वहां से क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। नाउ नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू अवॉइड द नॉइस पोल्यूशन, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर हैज टू बी टेकन? तो यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई है। यू कैन यूज अ साउंड एब्सॉर्बेंट मटेरियल, ओके। साउंड एब्सॉर्बेंट मटेरियल इन द सेंस व्हाट? एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि जो थिएटर की वॉल है वहां पर स्पंज क्यों लगाए जाते हैं? ब्लैक कलर के स्पंज क्यों लगाए जाते हैं? टू रिड्यूस और टू यू कैन से रिमूव द बजिंग साउंड। जो भी एक्स्ट्रा साउंड है या फिर नॉइज है ना, उसको निकालने के लिए वहां पर वो अप्लाई किया जाता है। सिमिलरली अगर आप देखोगे, जैसे कि ये क्लास में आता हो तो मुझे बहुत चिल्ला के बोलना पड़ता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज द वॉल आर नॉट गुड एब्सॉर्बेंट, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट करती है साउंड को, तो आप तक पहुंचाने के लिए मुझे थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन वही अगर दूसरे क्लास में जाऊंगा ना, एकदम हल्की आवाज में भी बोलूंगा ना, पंकज त्रिपाठी की आवाज में, तो आराम से पीछे पहुंचती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है बिकॉज वहां पर उन्होंने क्या किया? एब्सॉर्बेंट अप्लाई किया। एब्सॉर्बेंट अप्लाई करते हैं ना तो एक्स्ट्रा जो नॉइज होता है ना क्लास का, वो जो है ना रिमूव हो जाता है, ठीक है। द थिंग इज व्हाट? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रोकने के लिए कुछ रूल्स बनाए। वो बात अलग है, उसको हम बोलते हैं ना मवाली लैंग्वेज में, हम उसको घंटा फॉलो करते हैं। दैट इज कॉल्ड फायर क्रैकर एंड लाउड स्पीकर, ओके। तो फायर क्रैकर, लाउड स्पीकर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कि रात को 10 बजे के बाद बजाना नहीं है, ठीक है। अभी घूम के आओ, शादी का सीजन चालू है, 4 जगह पे बज रहा रहेगा, ओके फाइन। तो ये सी एट द 12th स्टैंडर्ड लेवल गवर्नमेंट ने ना क्या किया है, जो भी है ना आपका जो एनसीईआरटी है ना, ये इसने बताया कि ये क्या करना है, ये सब चीजें बच्चों को पढ़ानी है। बट महाराष्ट्र बोर्ड ना बहुत रेयरली इसमें से नॉइस पोल्यूशन में से ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। एक दो क्वेश्चन पूछ लिया फॉर्मेलिटी निभाने के लिए तो बात अलग है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन पूछना अवॉइड करना है। 340 पेज की बुक पढ़ी है, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हो सकते हैं ये सब क्वेश्चन के अलावा, ठीक है। नाउ हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट है, जैसे कि वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? जब भी हार्मफुल मटेरियल वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। कौन कौन से हार्मफुल मटेरियल होते हैं? हेडलाइन में अच्छे से मेंशन किया है। द फर्स्ट वन इज अ डोमेस्टिक सीवेज, इट कैन बी काउ डंग, इट कैन बी एनिमल डंग, इट कैन बी एनीथिंग जो डायरेक्टली ओशन में डिस्चार्ज होता है, रिवर में डिस्चार्ज होता है। एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट? इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मतलब द बाय प्रोडक्ट व्हिच इज रिलीज्ड बाय द कंपनीज, द इंडस्ट्रीज directly mixed in the ocean and the river which causes the pollution. इंडस्ट्रीज और ये सब क्या क्या रिलीज करती हैं? टॉक्सिक मेटल रिलीज करती है, न्यूट्रिएंट रिलीज करती है, फॉस्फेट रिलीज करती है, नाइट्रेट रिलीज करती है। उससे होगा क्या? उससे क्या होगा? बेसिकली जो ओशन है या फिर बोल सकते हो जो भी वाटर का रिसोर्सेस है
उसमें पोल्यूशन बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा तो वहां की लाइफ एडवर्सली अफेक्ट होगी। ठीक है, तो ये जो है इससे किसको चांस मिलेगा, इससे चांस मिलेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन के बारे में कोई जानता है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मार्कर नहीं है क्या? जरा ध्यान देना, जो लोग बोलते हैं ना कि पानी ताजा होता है, पानी वो क्या बोलते हैं बासी होता है, जरा ध्यान देना। इधर देखो, कंसीडर कर लो कि एक बॉटल लिया मैंने, ठीक है, और बॉटल के अंदर जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन कंसीडर कर लो कि फर्स्ट डे पे था 95% ऑक्सीजन था। ओके, नाउ आफ्टर 5 डेज ये बॉटल का, सेम बॉटल में ऑक्सीजन हो गया 52%। पहला केस हो गया, ये पहला केस है, केस नंबर ए। नाउ केस नंबर बी क्या बोल रहा है कि एक दूसरा मैंने बॉटल लिया है, उसमें इनिशियली जो ऑक्सीजन का लेवल था अगेन दैट वाज 95% एंड आफ्टर 5 डेज, ठीक है, आफ्टर 5 डेज नाउ द ऑक्सीजन इज हाउ मच, दैट इज अराउंड 90%। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बॉटल ए है उसमें ये ऑक्सीजन 52% तक चला गया, मतलब बहुत कम हो गया, और जो बॉटल बी है उसमें जो ऑक्सीजन है उसका लेवल सिर्फ 5% कम हो गया। तो ये काम किया किसने? ये काम किया दो लोगों ने। द फर्स्ट वन इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द सेकेंड वन इज अ केमिकल। तो इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि पानी भी पुराना होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इनिशियली द वाटर वाज ड्रिंकेबल, 95% ऑक्सीजन था, पानी पीने लायक था, बट 5 दिनों के बाद ही उसमें ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो गया। डाउन किसने किया? डाउन किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक यू कैन चेक द प्योरिटी ऑफ वाटर। आप क्या कर सकते हो? वाटर की प्योरिटी चेक कर सकते हो। अगर 5 दिन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो रहा है मतलब वो वाटर कंटामिनेटेड है, उस वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। समझ में आया? सिमिलरली अगर आप नीचे वाले एग्जांपल पे देखोगे, सो आफ्टर द 5 डेज ओनली 5% ऑफ यू कैन से ऑक्सीजन हैज बीन रिमूव्ड या फिर वो डिक्रीजेस। सो ये क्या बताता है? इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बट बहुत कम है। तो ये वाटर ड्रिंकेबल है और ये वाटर नहीं है। समझ में आया? इसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। डेफिनेशन पूछा गया तो आप क्या बोलोगे? द ऑक्सीजन टेकन अप बाय माइक्रोब्स और माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द वाटर which reduces the percentage of oxygen in the water is called biological oxygen demand. Biological oxygen demand का मतलब ये है कि जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस पानी के अंदर रहता है और उसके अंदर के ऑक्सीजन के लेवल को डाउन कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो किसी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अच्छा होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इट इज वेरी गुड। 5 दिन के अंदर क्या हो गया? 5 दिन के अंदर सिर्फ 5% कम हो गया। बट द थिंग इज व्हाट, अगर आप ऊपर का एग्जांपल लोगे तो आपको पता चलेगा विद इन 5 डेज यू कैन से अराउंड 43% ऑफ यू कैन से ऑक्सीजन हैज बीन डिक्रीजेस। तो इससे क्या कंक्लूड होता है? इससे ये कंक्लूड होता है कि जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन कम हुआ है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। व्हाट इज अ यूनिट टू कैलकुलेट द ऑक्सीजन परसेंटेज? इट इज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट बुक, दैट इज अ mg per L। ओके, mg पर लीटर। समझ में आया? फाइन। तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से आप क्या इंडिकेशन या फिर क्या कंक्लूजन कर सकते हो? कंक्लूजन ये कर सकते हो कि जो माइक्रोबियल लोड जो है ना उसमें ज्यादा है। शायद बायोलॉजी में ना आपको एक्सपेरिमेंट नहीं, जब भी आप वाइवा देने जाओगे, ओरल टेकअप्स देने जाओगे तो वहां पर आपको क्या करेंगे? एक डायग्राम बना के देंगे, सेम ऐसा डायग्राम। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वाइवा बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? सेम डायग्राम आपको बोलेंगे ये बॉटल ए है, 5 दिन के बाद इस बॉटल में इतना ऑक्सीजन का परसेंटेज, ये बॉटल भी है, 5 दिन के बाद इसमें इसका ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना है। तो कौन सा पानी पीने के लिए और कौन सा नहीं, आपको बोलना है ये पीने के लिए। फिर एग्जाम वाइवा जो ले रहा है वो पूछेगा कि ये क्यों नहीं है, तो बोलेगा कि इसमें ऑक्सीजन कम हुआ है। तो वो पूछेगा कि ऑक्सीजन कम क्यों हुआ है, तो बोलेगा माइक्रोबियल लोड की वजह से ऑक्सीजन कम हो गया। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फाइन। नाउ अभी हम लोग को देखना है यूट्रोफिकेशन। इधर ही है ना? हाँ,
यूट्रोफिकेशन। ये यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी लेक या फिर तालाब को देखते हो जहां पर वाटर भी स्टेबल हो चुका है, कभी कभार आप देखोगे ना कि उसके सरफेस पे ना ग्रीन कलर की अलगी जमा हुई रहती है, ठीक है? सो व्हेनेवर द वाटर इज स्टेबल, इट इज नॉट फ्लोइंग, द ग्रीन कलर algae is deposited on the surface. So why is it so? Because of the process of leaching. यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अगर कंसिडर कर लो कि एक तालाब है, उसके बाजू में आप खेती बाड़ी कर रहे हो और आप एग्रीकल्चर करते टाइम बहुत सारे क्या करते हो? फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हो। तो वो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? वो फर्टिलाइजर वो तालाब में मिक्स हो जाता है और जैसे वो फर्टिलाइजर तालाब में मिक्स हो गए, तालाब के अंदर जितनी भी अलगीज थी उनको चांस मिल गया। उन्होंने क्या किया? अपना पॉपुलेशन बढ़ा लिया और पूरे वाटर के सरफेस को हाईजैक कर दिया, जिसकी वजह से अलगीज का पॉपुलेशन इतना बढ़ गया कि बाकी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने का चांस ही नहीं मिला। अंदर जितनी भी फिशेस हैं मर जाएंगी, जितने भी फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन से मर जाएंगे। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का डेफिनेशन क्या लिखा है? ये देखो, एजिंग ऑफ लेक। एजिंग ऑफ लेक का मतलब एजिंग का मतलब होता है पुराना होना। ड्यू टू द, यहाँ पर लिखना है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द वेरियस एक्टिविटी। चलो फर्टिलाइजेशन, किधर आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो या फिर और कोई चीज यूज कर रहे हो जो लेक में मिक्स हो रही, जिसकी वजह से सरफेस पे क्या हो रहा है? अलगीज जमा हो रही है। दैट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। ओके, तो यूट्रोफिकेशन आपको कहां पर देखने को मिलेगा? 2 पैरामीटर्स जहां पर वाटर स्टेबल है, जहां जैसे कि तालाब हो गया, वहां का पानी स्टेबल होता है। और दूसरा क्या? तालाब के आजू बाजू में कोई इंडस्ट्रीज है या फिर कोई घर है जिसमें वो लोग क्या कर रहे हैं? उस तालाब में अपना कचरा फेंक रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से वहां पर सरफेस पे ग्रीन कलर की अलगी जमा हो जाएगी। समझ में आया? फाइन, इसका एक डायग्राम दिखा देता हूं। ये स्किप कैसे करते हैं? ये जरा यूट्रोफिकेशन का एक डायग्राम देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग क्या होता है। यस, ये देखो, ये यूट्रोफिकेशन हुआ है। ये एक तालाब है जहां पर क्या हो गया? ग्रीन कलर का अलगीज जो है ना सरफेस पे डिपॉजिट हो गया। ओके, ग्रीन कलर का अलगीज सरफेस पे डिपॉजिट हो गया, तो उसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है क्योंकि उसके सराउंडिंग में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही थी। जैसे ये डायग्राम में आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम देखिए जरा, ये देखो, दिस इज अ लेक जहां पर क्या हो गया? इसका सरफेस पूरा ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया। थोड़ा अगर आप इस इमेज के ऊपर जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि आजू बाजू कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है। देखो, यहाँ पर पाथ बना है, रास्ता बना है और उधर एग्रीकल्चर हो रहा है। तो जब भी एग्रीकल्चर हो रहा है ना, तो एग्रीकल्चर के कारण जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना वो यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं। न्यूट्रिएंट मिक्स हो रहे हैं तो यहाँ के अलगीज को चांस मिल रहा है और वो क्या कर रहे हैं? पूरा ग्रो होकर सरफेस पे डिपॉजिट हो जा रहा है। दैट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। ओके, फाइन। और क्या है इसमें? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया, यूट्रोफिकेशन हो गया। यस, ये यूट्रोफिकेशन तक रीड कर लो, कुछ पूछना है तो पूछ के लो। ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है ना, उसको आप यूटिलाइज करो, उसको हम लोग बोलते हैं इकोसान। ये ऐसे कंट्रीज में ये टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जहां पर क्या है? वाटर का शॉर्टेज है। ये लोग क्या करते हैं? दे आर यूजिंग काउ डंग, दे आर यूजिंग एनिमल डंग, एंड विद द हेल्प ऑफ काउ डंग एंड एनिमल डंग दे आर प्रोड्यूसिंग अ फर्टिलाइजर, दे आर प्रोड्यूसिंग अ स्लरी that can be used for the various agricultural purposes. That is called it as ecosan. Ecosan in the sense what? Ecological sanitation. We are using the toilet in such a way, the excreta of human use in the agricultural process as a, you can say, fertilizer.
So if you are using the excreta of the animal as a fertilizer, so there is no need of chemical fertilizer. आपको chemical fertilizer डालने की जरूरत ही नहीं है. आप क्या कर रहे हो? आप एनिमल्स के excreta से fertilizer क्रिएट कर रहे हो, जिसके थ्रू आप एग्रीकल्चर में जो है केमिकल फर्टिलाइजर को कम यूज करोगे. ओके, दैट इज कॉल्ड इकोसान. शॉर्ट नोट आते हैं, इसको आईएमपी मार्क करके लेना. इकोसान के ऊपर शॉर्ट नोट्स आए हैं लास्ट या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर आए हैं. इकोसान ये कहाँ पर यूज किया जाता है? बेसिकली ये इकोसान जो है गुजरात में, केरला में, तमिलनाडु में और श्रीलंका, यहाँ पर इकोसान टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है. जहाँ पर वाटर का शॉर्टेज है, ये लोग क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इकोसान टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग द एनिमल एक्सक्रीटा एंड दे आर कन्वर्टिंग एनिमल एक्सक्रीटा एज ए मैनर. इसको ये वर्ड को अंडरलाइन कर लो. वेयर इज दैट? ऑर्गेनिक मैनर. सी, ये ऑर्गेनिक मैनर को अंडरलाइन कर लो. सो द फीसेस दैट इज कॉल्ड फीकल मैटर इज कंपोस्टेड. कंपोस्ट कर दिया गया और उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? ऑर्गेनिक मैटर में. लोकेशन भी बताया, यहाँ पर ये सब चीजें हो चुकी है. और इसका पर्पस क्या है? एग्रीकल्चरल सेक्टर में केमिकल फर्टिलाइजर को कम यूज करना है. ओके, फाइन. द लास्ट और क्या है? कितना भी ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो. फाइन.